हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज वैद्युत विभव पर बात चलेगी। इसके पहले हम चैप्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ा है। कहीं न कहीं उन्हीं से संबंधित इसी इकाई का एक खंड हम आज वैद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी इसका भौतिक महत्व या इसकी भूमिका के बारे में हम समझाएंगे भी आपको। लेकिन सबसे पहले वैद्युत विभव है क्या चीज़, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं, इनके फार्मूले पर, सूत्र पर बात हम लोग कर लेते हैं। तो वैद्युत विभव कैसी राशि है? तो इसके पहले जैसे हम पढ़े कि यदि कोई आवेश ले लिया जाए, आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। यदि कोई आवेश प्लस क्यू ले लिया जाए तो ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। जहाँ तक कि एरिया में ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल यानी वैद्युत बल आरोपित करता है, वह एरिया, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी दूसरे आवेश को रखेंगे तो उस आवेश को रखने पर वह किसी बल का अनुभव करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रख लिया जाए, हम पढ़े थे कि यदि इस बिंदु पर कोई प्लस Q0 धन परीक्षण आवेश रख लिया जाए तो ये धन परीक्षण आवेश को ये आवेश अपने से दूर की ओर बल लगाएगा यानी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और ये प्रतिकर्षण बल के कारण ये दूर की ओर जाएगा। तो इस आवेश प्लस Q0 को यदि दूर की ओर इस तरफ हम ले जाना चाहते हैं तो ले जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के कारण ये स्वतः ही दूर की ओर जाएगा। लेकिन यदि प्लस Q0 आवेश को इस प्लस Q आवेश की ओर लेकर के आया जाए, इसको इधर की ओर चलाया जाए, तो लाने के लिए हमें कुछ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को हम देख रहे हैं कि इस दिशा में यानी उस आवेश की ओर लाने में कार्य करना पड़ता है, जबकि इधर की ओर ले जाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ता है। तो वैद्युत क्षेत्र में ये धन परीक्षण आवेश किस दिशा में जा रहा है? इस धन आवेश से दूर की ओर अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, क्योंकि हम पढ़े भी हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन परीक्षण आवेश पर बल लगता है, उस बल के कारण ये स्वतः इस दिशा में जाता है। लेकिन इस दिशा में लाने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे इस आवेश को, तो लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इस धन परीक्षण आवेश के अलावा यदि यहाँ पर हम ऋण परीक्षण आवेश ले लेते तो ऋण परीक्षण आवेश स्वतः इधर की ओर आएगा, इस दिशा में चलेगा और इस दिशा में ले जाना होगा तो ले जाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा। ऋण परीक्षण आवेश आकर्षण बल के कारण इधर जाएगा और इधर ले जाना होगा तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस चैप्टर में किए गए कार्य की चर्चा हमें बार बार करना है कि इस धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किधर की ओर ले जाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा और किधर की ओर ले जाएंगे तो कार्य करना नहीं पड़ेगा। इसकी चर्चा यहाँ पर हमें बार बार करते रहना है। अच्छा, तो अब हम विभव पर भी बात करेंगे कि वैद्युत विभव क्या है। तो थोड़ी सी चर्चा विभव के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम जानना चाहते हैं। ये हम जानते हैं कि जो द्रवस्थितिकी में यानी मैकेनिक्स की शाखा में भी हम कह सकते हैं कि पढ़े थे कि जो द्रव होता है बहता है। द्रव यानी जिस तरह से जल है, कोई भी द्रव है वो बहता है। तो कैसे बहता है? द्रव हमेशा ऊंचे दाब से नीचे दाब की ओर या कह सकते हैं ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है।
द्रव के बहने की जो दिशा होती है वह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होती है। ऊंचा तल का मतलब जैसे एक खेत है, उस खेत में पानी ऊंचाई तक भरा हुआ है, दूसरा खेत उसके साइड में है, उसमें कम ऊंचाई तक पानी भरा है, तो जब भी पानी बहेगा तो ऊंचे वाले तल से यानी ऊंचे वाले खेत से नीचे वाले खेत की ओर ही द्रव का बहना होगा। वह जल ऊंचे वाले तल से नीचे वाले तल में ही बहेगा। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि ऊंचे वाला जो खेत है, जो ऊंचे वाले तल पर जो खेत है, उसमें पानी की मात्रा, जल की मात्रा कितनी है, इसे नहीं लेना देना है। बस ये लेना देना है कि किसका तल ऊंचा है और किसका तल नीचा है। जैसे कोई तालाब है तो तालाब का तल नीचे होता है तो ऊपर खेतों का पानी भले ही मात्रा में कम होता है, लेकिन खेतों का पानी तालाब में आकर के इकट्ठा होता है, बहता है, क्योंकि तालाब का तल नीचे होता है। तो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर पानी बहता है। पानी की मात्रा क्या है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ऊष्मा की बात करते हैं तो ऊष्मा सदैव ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर बहती है। ऊष्मा का संचार, ऊष्मा का संचरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अगर ये इस भाग का ताप ऊंचा है, इस भाग का ताप नीचा है तुलना में, तो ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर ऊष्मा का संचार होता है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर संचरित होती है। अब ऊष्मा हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, द्रव का बहना हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। अब जब हम वैद्युतिकी में आते हैं तो आवेश भी बहता है। कहते हैं कि आवेश चलता है यानी आवेश बहता है। तो एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेश कैसे बहता है, तो इसके लिए बताया गया कि आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है। कौन सा आवेश? धन आवेश की बात हम करेंगे। तो धन आवेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है। वही जो विभव का नाम ले रहे हैं वही वैद्युत विभव हमें आज पढ़ना है। ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर धन आवेश का प्रवाह होता है। तो धन आवेश चला ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, और ऋण आवेश जो चलता है वो नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है। तो जब दो चालक वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और उन दोनों चालक वस्तुओं के विभव समान होते हैं तो उनमें आवेश का प्रवाह एक से दूसरे में नहीं हो सकता, चाहे आवेश की मात्रा जो भी हो। लेकिन एक वस्तु का विभव दूसरे वस्तु के विभव से ऊंचा है तो ऊंचे विभव वाली वस्तु से नीचे विभव वाली वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह होता है। और यह प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता है। तो आवेश का चलना, अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये धन परीक्षण आवेश इस प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये यहाँ से यहाँ, इधर से इधर जा रहा है, ये धन परीक्षण आवेश के कारण ये इधर की ओर जा रहा है। तो धन परीक्षण आवेश को हमने अभी बताया कि वो ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाता है। तो यदि ये धन परीक्षण आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में ए से बी की ओर जा रहा है, ए से बी की ओर स्थानांतरित हो रहा जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ए का विभव बी के विभव से ऊंचा है। ए का विभव बी के विभव से ऊंचा है। धन आवेश जिधर चलेगा उधर विभव कम होगा, हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा। तो ये धन आवेश, धन परीक्षण आवेश ए से बी की ओर अगर स्वतः चल रहा है तो कहेंगे कि ए का विभव बी के विभव से ऊंचा होता है। विभव को भी से प्रदर्शित करते हैं, ए पर विभव भी ए, बी पर विभव भी बी। तो ऐसी कंडीशन में भी ए का मान भी बी से ज़्यादा है। यदि यहाँ पर माइनस आवेश होता, माइनस क्यू आवेश होता, तो ये प्लस क्यू जीरो इधर की ओर चलता। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, बी पर अगर रखते ये माइनस क्यू आवेश होता, अगर धन परीक्षण आवेश को बी पर रखते तो ये इधर की ओर आता। तो ऐसी दशा में कहते कि बी का विभव ए के विभव से ऊंचा है। जिधर धन आवेश चलेगा उधर विभव घटता जाएगा, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर चलता है। अच्छा,
अब हम वैद्युत विभव की थोड़ी सी डिफिनीशन पर बात करेंगे, यहाँ पर एक चर्चा करेंगे, यहाँ पर वैद्युत विभव को समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वैद्युत विभव को समझना है। चैप्टर का नाम ही वैद्युत विभव है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन पर विचार करना होगा। हम यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश रख दिए, ये कोई प्लस क्यू परीक्षण आवेश, ये धन आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसे हम बिंदु O पर रख दिए और ये रखा हुआ धन आवेश बिंदु आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। अब क्या करेंगे, उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी धन परीक्षण आवेश को लाएंगे। यहाँ तक हमने मान लिया इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर के आएंगे। ये धन परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है अनंत पर, अनंत पर रखा है। अनंत से इस परीक्षण आवेश को लेकर के चलेंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर। अब वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहाँ तक लाएंगे, यदि हमने मान लिया बिंदु A तक लाना है, तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु A तक लाने में, चूंकि हम बता दिए कि धन परीक्षण आवेश पर ये धन वाला आवेश बल इधर की ओर लगा रहा है और लाने की बात हम इधर की ओर कर रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यदि यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W हो, तो किया गया कार्य W, और उस परीक्षण आवेश को जिसको लेकर के अनंत से चले हैं, उस परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव का लाएगा। ए बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ए बिंदु पर वैद्युत विभव है, इसको भी ए से रिप्रेजेंट कर दिए। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, निष्पत्ति माने अनुपात को, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अब यदि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं हम, तो किया गया कार्य क्योंकि अनंत से यहीं तक लाए हैं तो कम होता, तो यहाँ का वैद्युत विभव कम होगा। यहाँ तक लाने में हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलाने में हमें ज़्यादा कार्य करना पड़ा, कार्य बढ़ गया तो यहाँ का विभव ऊंचा होगा। यहाँ तक लाने में कार्य और ज़्यादा करना पड़ेगा तो यहाँ का विभव और ऊंचा होगा। तो अलग अलग बिंदुओं पर हमें अनंत से लेकर के आना होगा, तो किए गए कार्य का मान अलग अलग होगा, इसलिए वैद्युत विभव का मान भी अलग अलग होगा। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के भीतर अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान अलग अलग होता है। तो अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मानते हैं कि प्लस क्यू आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव होगा VA बराबर W/Q0। ये एक फार्मूला बन गया। इससे मात्रक अगर निकालें तो इसका मात्रक क्या होगा, W का जूल, Q का कूलाम, तो मात्रक आएगा जूल प्रति कूलाम। ये इसका मात्रक बनेगा, जूल प्रति कूलाम। इसका जूल प्रति कूलाम को ही हम लोग वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। तो जूल प्रति कूलाम ही वोल्ट होता है। एक जूल प्रति कूलाम 1 वोल्ट के बराबर हो सकता है। अगर यहाँ से हम पूछते कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, विभव का मान यहाँ पर 1 वोल्ट होगा। कब होगा, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करेंगे, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो बिंदु A पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। या किसी आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो तमाम बातों में हमेशा हम मात्रक का उपयोग करते हैं, तो लगभग वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट ही रखते हैं, जूल प्रति कूलाम ही वोल्ट है।
अच्छा, विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र इसका क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा? ऊपर W है तो ऊपर W के लिए विमीय सूत्र हम पढ़े हैं कि ml पावर 2 t पावर -2 ml2 t-2 और आवेश के लिए AT। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? ml2 t-3 a-1, ये इसका विमीय सूत्र बनेगा। दिशा का विशेष रूप में ध्यान देंगे कि धन परीक्षण आवेश कभी भी यहाँ पर रखा जाएगा तो इस धन परीक्षण आवेश पर ये धन वाला आवेश बल इधर की ओर लगाएगा, प्रतिकर्षण के कारण इधर की ओर जाएगा। इधर की ओर लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे जैसे इधर लाने में कार्य करना पड़ेगा, बढ़ता जाएगा कार्य, तो इधर की ओर इसका विभव बढ़ता जाएगा। स्वतंत्र रूप में ये धन परीक्षण आवेश यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो किधर की ओर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है, यानी ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा। इसको याद रखना है हमें। अगर ये ऋण परीक्षण आवेश होगा, अगर ऋण परीक्षण आवेश होता, अगर हम दो बिंदुओं की बात एक बार कर लेते हैं, ए और बी दो बिंदु ले लेते हैं, ए और बी दो बिंदु ले लिए, तो हम कह रहे हैं कि धन परीक्षण आवेश ए से बी की ओर जाएगा, तो ए का विभव बी से ज़्यादा है, ये भी ए, ये भी बी, ऐसे तो भी ए का मान भी बी से बड़ा है। तो धन परीक्षण आवेश किधर जा रहा है? ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, ए से बी की ओर। यदि ऋण परीक्षण आवेश होता तो ये कैसे जाता है? तो ऋण परीक्षण आवेश यदि रख देते, यहाँ पर ऋण परीक्षण आवेश रख दिए -q0, तो किधर की ओर जाएगा? ऋण परीक्षण आवेश बी से ए की ओर जाएगा। यानी ऋण परीक्षण आवेश बी से ए की ओर जाने का मतलब क्या हुआ कि ऋण परीक्षण आवेश बी का विभव कम है, ए का विभव ज्यादा है। ऋण परीक्षण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर जाता है। धन परीक्षण आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर और ऋण परीक्षण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर जाता है। वैद्युत विभव इसके कारण आया है, इसके कारण वैद्युत विभव आया है। और वैद्युत विभव तो जिस तरह का ये देगा उसी तरह का रहेगा। तो धन परीक्षण आवेश चल रहा था ए से बी की ओर, यानी ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर, और ऋण परीक्षण आवेश चलेगा नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर। इस बात को समझेंगे। ये -q आवेश अगर होता यहाँ पर, ये -q आवेश ऊपर होता ऐसे, ये वैद्युत क्षेत्र बनाता। हम धन परीक्षण आवेश को यदि यहाँ पर रख लेते, एक धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर रख लेते, धन परीक्षण आवेश को, तो ये किधर की ओर चलेगा? ये ऋण है, ये धन परीक्षण आवेश है, किधर की ओर चलेगा? इधर की ओर चलेगा, बी की ओर जाएगा। तो ए का विभव ज्यादा है कि बी का? तो जिधर धन परीक्षण आवेश चलता है, धन परीक्षण आवेश ऊंचे से नीचे की ओर जाता है, तो ए का विभव क्या है? यहाँ पर ज्यादा है। ए का विभव यानी भी ए ग्रेटर देन भी बी, यहाँ पर ऐसे हो सकता है। तो धन परीक्षण आवेश किधर चलेगा? ऐसे, ए से बी की ओर चलेगा। ऋण परीक्षण आवेश रहता तो किधर की ओर जाता? ये माइनस है, ये माइनस ऋण परीक्षण आवेश यहाँ पर होता तो ये इधर की ओर जाता। तो हमेशा किसी कंडीशन में आप इसको देख करके समझ जाएंगे कि धन परीक्षण आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर और ऋण परीक्षण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर चलता है। तो ये बात तो हमने वैद्युत विभव की कर ली। अब हम वैद्युत विभवांतर की बात कर लेते हैं इसी से। वैद्युत विभवांतर, विभव का अंतर विभवांतर होगा, विभव का अंतर विभवांतर होगा। कैसे उसको जाने? वैद्युत विभवांतर, इसमें भी हम एक +q आवेश को ले लें जो बिंदु O पर रखा है। बिंदु O पर एक +q आवेश रखा है, ये वैद्युत क्षेत्र बनाएगा और ये बनाया वैद्युत क्षेत्र, यहाँ तक बनाया। इसमें दो बिंदुओं की बात हम कर रहे हैं, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। इसको A नाम दे रहे हैं, इसको B नाम दे रहे हैं। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को देखेंगे। ये +q0 आवेश अगर यहाँ पर रख दिया गया तो +q0 आवेश A से B की ओर जाएगा, A से B पर जाएगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करके हटाएगा तो ये ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा। माना A पर विभव भी A और B पर विभव भी B। इन विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। A और B के विभव का अंतर यानी भी A बड़ा है -भी B,
किसके बराबर होता है? दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर किसके बराबर होता है? यहाँ से यहाँ तक ये स्वतः जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक स्वतः जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि इस परीक्षण आवेश को B से A तक लाना होता तो हमें कार्य करना पड़ता। तो यदि परीक्षण आवेश Q0 को प्लस Q0 को बिंदु B से A की ओर लाना है तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यदि B से A की ओर लाने में, B से A तक लाने में किया गया कार्य W है, तो वह कार्य और उस आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये वैद्युत क्षेत्र में लिए गए दोनों बिंदु हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभव में और विभवांतर में अंतर यही है। वैद्युत विभव को कहाँ से लाए थे? अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ तक लाने में कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात यहाँ का विभव कहलाएगा। अनंत से परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात यहाँ का वैद्युत विभव कहलाएगा। लेकिन विभवांतर में कह रहे हैं क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ये वैद्युत क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का ये जो गुण है, ये है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W बटे में Q0, ये फार्मूला इसका होता है। ऐसे VA माइनस VB बराबर W बटे में Q0। मात्रक की बात करें तो पुनः मात्रक वही होगा, क्या? जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या इसी को हम क्या कहेंगे? वोल्ट कहेंगे। 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर कब होगा? जब एक आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल प्रति कूलम कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। देखें, जब भी दो बिंदुओं के ये वैद्युत विभवांतर, इसमें वैद्युत विभव की तुलना में वैद्युत विभवांतर बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। वैद्युत विभवांतर, जब तक दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नहीं होगा, ऊंचे नीचे इनके विभव जब तक नहीं होंगे, आवेश नहीं चलेगा। A और B पर अगर विभव बराबर होगा तो धन परीक्षण आवेश न तो B से A पर जाएगा न तो A से B पर जाएगा। जब तक दो बिंदुओं के बीच का अंतर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वैद्युत विभवांतर को ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब तक इनके पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा तब तक उनके बीच में कोई आवेश नहीं चलेगा। जिस तरह से हम कहें कि जब तक दो तलों में जैसे द्रव का बहना है, तो जब तक दोनों के तलों की ऊंचाइयों का अंतर नहीं होगा तब तक द्रव नहीं बह सकता है। जब तक एक भाग का ताप दूसरे भाग के ताप से कम या अधिक नहीं होगा तब तक उनके बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। उसी तरह से दो बिंदुओं के बीच के विभव में जब तक अंतर नहीं होगा उनमें आवेश का संचार नहीं हो सकता है। तो वैद्युत विभवांतर को समझने की ज़रूरत है। तो हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर परिभाषा बिल्कुल इसकी याद रखेंगे। VA माइनस VB W/Q0 यह भी है, और VA का मान W/Q0। ये वैद्युत विभव किसी एक बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदुओं के बीच ले जाने में किया गया कार्य है। तो ये चीज़ पढ़ लिए। अब हम पुनः जो बार बार चर्चा कर रहे हैं, एक बार पुनः इस बात को दोहराएंगे कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भौतिक महत्व क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। तो बात पुनः कि वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है, वह भौतिक राशि है
जो आवेश के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जिससे हमें पता चलता है कि जो वैद्युत आवेश है वह किस दिशा में प्रवाहित होगा। जैसे हमने कह दिया कि धन आवेश ऊंचे से नीचे विभव की ओर, ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। तो विभव ही ऐसी राशि है, ये भौतिक महत्व क्या है वैद्युत विभव का, तो वैद्युत विभव का भौतिक महत्व यही है कि ये विभव ही बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर होगा। तो वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होगा। तो धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर और ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। यदि दो भिन्न भिन्न अलग अलग वैद्युत विभव वाले चालकों को एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाए, दो चालक हैं 1 और 2, इनके विभव आपस में अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग विभव हैं एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाए तो धन आवेश ऊंचे विभव से, मानना इसका विभव ऊंचा है तो धन आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा और यह धन आवेश का एक से दूसरी वस्तु में जाना तब तक रहेगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे इसमें कहे थे कि अगर ये दो अलग अलग तल वाले जो दो बीकर हैं, इनमें ऐसे पानी यहाँ तक एक में ज़्यादा भरा एक में कम भरा है, तो इनको एक दूसरे के संपर्क में ला दिया जाए, संपर्क में करा दिया जाए तो पानी इसमें चलेगा कब तक, जबकि दोनों के तल एक समान ना हो जाए। ऊंचे तल से नीचे तल की ओर हमेशा द्रव का प्रवाह होता है, उसी तरह से ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है जब तक इनके दोनों के तल बराबर ना हो जाए। यहाँ कहेंगे जब तक इन दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। उष्मा का संचार ऊंचे से नीचे ताप की ओर होगा जब तक कि दोनों सिरों के ताप बराबर न हो जाएं। दो अलग अलग ताप वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो उष्मा का संचार ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर होगा जब तक दोनों वस्तुओं के ताप बराबर न हो जाए। उसी तरह से यहाँ तक विभव, आवेश अलग अलग विभव है तो आवेश का प्रवाह होगा जब तक दोनों के विभव बराबर न हो जाए। तो विभव ही यह निर्धारण करता है कि आवेश का प्रवाह होगा नहीं होगा, किधर की ओर होगा। तो ये है वैद्युत विभव। दो अलग अलग विभवों वाली वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ऊंचे विभव वाली वस्तु से नीचे विभव वाली वस्तु की ओर धन आवेश का प्रवाह बना रहता है जब तक दोनों के विभव आपस में बराबर नहीं हो जाते हैं। तो वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है जो निर्धारण करती है आवेश के प्रवाह को कि ये किस दिशा में आवेश का प्रवाह होगा। तो इसी को हम भौतिक महत्व कहेंगे, किसका, वैद्युत विभव का। आगे एक हेडिंग छोटी सी और हम इसमें देखते हैं, ये भौतिक महत्व, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि वैद्युत विभव का भौतिक महत्व क्या है। यानी ये एक ऐसी राशि है जो ये बताती है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा। तो याद रखना है, धन आवेश ऊंचे से नीचे विभव की ओर और ऋण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर प्रवाहित होगा। अगर दो वस्तुओं के विभव बराबर हैं तो उनमें आवेश का प्रवाह नहीं होगा। अब एक चीज़ और, पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में, पृथ्वी विभव के निर्देश के रूप में, अर्थ एज ए रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, अर्थ एज ए रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में माना गया। यहाँ पर बात हम जो बोले हैं कि वैद्युत विभव की तुलना में वैद्युत विभव की परिकल्पना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से हम जान पाते हैं कि आवेश का प्रवाह कैसे होगा, किस दिशा में होगा, किस तरह से होगा।
तो अगर हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी होती है, यानी किसी मुख्य पॉइंट पर हमें परम विभव या निरपेक्ष विभव का मान ज्ञात करना हो कि किसी बिंदु पर ये प्लस क्यू आवेश हो गया, तो हम जानना चाहते हैं कि इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, किसी विशेष पॉइंट पर बिंदु पर यहाँ पर विभव का मान क्या होगा। तो इस विभव का मान ज्ञात करने के लिए हमें एक ऐसे बिंदु का चयन करना होता है जहाँ पर विभव शून्य होता है। हम क्यों ए बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए कहे थे कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाएंगे, क्योंकि ऐसा माना गया कि अनंत पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हम किसी विशेष बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहां पर वैद्युत विभव के मान को 0 माना जा सके। जिस तरह से आप मैकेनिक्स में पढ़े थे, अगर आपको पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होती है तो किसी विशेष स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जानने के लिए एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहां स्थितिज ऊर्जा को 0 माना जा सके। ऐसे बिंदु को निर्देश बिंदु के रूप में, संदर्भ बिंदु के रूप में देखते हैं। तो h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो हमने पढ़ा है, mgh जो पढ़ा है, ये mgh तब वास्तव में सही है जब पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा को 0 माना जा सके। अगर पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा 0 तो h ऊंचाई पर mgh होती है। तो उसी तरह से अगर यहाँ का कुछ विभव हम बताते हैं, जो भी बताते हैं, तो यह किसी के सापेक्ष बताते हैं कि अगर यहाँ पर विभव 0 तो यहाँ का विभव इतना होगा। अगर 100 वोल्ट तो कब 100 वोल्ट, जब यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 100 वोल्ट। तो किसी भी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहाँ पर वैद्युत विभव को 0 माना जा सके। जैसे हमने वैद्युत विभव की परिभाषा देने के लिए अनंत पर वैद्युत विभव को 0 माना था। ये किसी भी बिंदु को हम ऐसा शून्य मानेंगे कि जहाँ पर ऐसी बात नहीं। देखिए आगे वाले चैप्टर में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, वहाँ भी करेंगे, या चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, वहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे हम लोग कि वैद्युत विभव का निरपेक्ष मान या परम मान ज्ञात करने के लिए एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहाँ पर वैद्युत विभव को 0 माना जा सके। जैसे यहाँ पर अनंत पर हमने वैद्युत विभव को 0 माना, तो यहाँ का विभव क्या होता है, परिभाषा हमने निकाला था। तो अनेक उद्देश्यों में, अब यहाँ पर लिखे हैं, पृथ्वी को माना गया है विभव के निर्देश के रूप में। पृथ्वी एक बहुत बड़े आकार का सुचालक है। पृथ्वी को कुछ आवेश दे दिया जाए या पृथ्वी में से कुछ आवेश ले लिया जाए, पृथ्वी की वैद्युत दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके वैद्युत विभव पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। वैद्युत दशाओं में परिवर्तन का मतलब हम पृथ्वी से कुछ आवेश ले लें तो भी पृथ्वी का विभव 0 माना गया है, तो हमेशा 0 रहेगा। आवेश पृथ्वी को कुछ दे दें तो भी उसका विभव 0 होता है। यानी पृथ्वी एक आवेश का भंडार है जिसको कुछ आवेश दे देने पर या कुछ आवेश वहाँ से ले लेने पर इसकी वैद्युत दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका विभव हमेशा 0 माना जाता है। जिस तरह से समुद्र तल से इसकी तुलना की गई है कि वाष्पीकरण के साथ, यानी अगर समुद्र से लगातार जल का वाष्पीकरण होता रहे तो हम ये कहें कि नहीं समुद्र के तल में कमी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। या बरसात के दिनों में खूब बरसात हो जाए और हम ये कह दें कि समुद्र के तल में ऊंचाई में उसके परिवर्तन आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है। समुद्र में कुछ जल दे दिया जाए या समुद्र से कुछ जल ले लिया जाए, उसके तल पर, उसकी तल की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उसी तरह से पृथ्वी को विभव के निर्देश के रूप में माना गया है, क्योंकि पृथ्वी को कुछ आवेश दे दें या पृथ्वी से कुछ आवेश ले लें, इसकी वैद्युत दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी आवेश का एक भंडार है। ये धन और ऋण आवेश, सब कुछ आवेश इसमें विद्यमान है। हम इसमें से किसी भी आवेश को ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसकी वैद्युत दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पृथ्वी को वैद्युत विभव के निर्देश के रूप में मानते हैं, अर्थात हम पृथ्वी को 0 विभव के रूप में मानते हैं। तो यदि पृथ्वी को 0 विभव के रूप में मानते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर कोई धनावेशित वस्तु है, इस पर मानते हैं धन विभव है, ये धन विभव है,
ये वाली धन विभव वाली वस्तु है, और ये क्या हो गई, हमने मान लिया ये क्या है भाई, तो ये हमने मान लिया ये पृथ्वी है। तो इस वस्तु पर धन आवेश है, लेकिन यदि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो ऐसा माना जा सकता है कि पृथ्वी का विभव तो जीरो है, अर्थ है, ये अर्थ है, ई से कर दिए तो भी ई बराबर जीरो, इसका विभव जीरो है, लेकिन इसका विभव तो जीरो नहीं था, लेकिन जब इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इसका विभव भी जीरो हो जाएगा। आवेश का प्रवाह होगा, धन आवेश चलेगा, किधर की ओर चलेगा, ये धन आवेश यहाँ से चल करके पृथ्वी में आएगा, और यह बस तब तक धन आवेशित कही जाएगी जब तक धन आवेश का प्रवाह इस वस्तु से पृथ्वी की ओर होता रहेगा। जब यहाँ पर बंद हो जाएगा तो कहेंगे कि इसका वैद्युत विभव शून्य हो जाएगा। जब वैद्युत विभव शून्य हो गया तो जो विभव इसका है वही विभव इसका होगा, दोनों का विभव जब बराबर हो गया तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है, आवेश का जाना यहाँ पर यहाँ से बंद हो जाता है। अगर यहाँ पर एक ऋण आवेशित वस्तु है, ये ऋण विभव पर है, ऋण विभव पर है, पृथ्वी से इसको जोड़ दिए तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से जब जोड़ दिए तो इसमें से धन आवेश इस वस्तु में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि इसके विभव को वह जीरो न कर दे। वास्तव में बताया गया कि धन आवेश तो गतिमान नहीं होता है, चलता नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वास्तव में धन आवेश नहीं चलता है, बल्कि होता क्या है, जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी तो आवेश का भंडार, इसमें तमाम ऋण धन सभी प्रकार के आवेश हैं। जब धन आवेशित वस्तु को जोड़ देते हैं तो इस पृथ्वी में से ऋण आवेशित यानी इलेक्ट्रॉन निकल करके इस धन आवेशित वस्तु की ओर जाते हैं। कब तक जाते हैं, जब तक कि इसके विभव को जीरो न कर दें। और यदि ऋण आवेशित वस्तु को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इस पृथ्वी की ओर आते हैं, तब तक आते हैं जब तक कि इसके विभव को जीरो न कर दे। तो यहाँ वास्तव में पृथ्वी से धन आवेशित वस्तु को जोड़ने पर पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं और उसके विभव को जीरो कर देते हैं, और ऋण आवेशित वस्तु को हम जब पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो उस ऋण आवेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन निकल करके और पृथ्वी में आते हैं जब तक कि इस विभव को जीरो न कर दे। किसी भी धन या ऋण आवेशित वस्तु को अगर हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो पृथ्वी से जोड़ देने पर उसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी धन आवेशित वस्तु को अगर हम ये कहते हैं यहाँ पर धन चार्ज है तो इसको हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, ऐसे इसको हम पृथ्वी का निशान मानेंगे, ऐसे इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, कहा जाता है सामान्यतया कि ये सभी धन आवेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में नहीं जाएगा। क्या होगा, पृथ्वी में से ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएंगे और इसको विद्युत उदासीन कर देंगे, इसके विभव को शून्य कर देंगे। लेकिन अगर ऋण आवेशित वस्तु है, ऐसे है, इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ही निकल करके इसमें चले जाएंगे। तो पृथ्वी को वैद्युत विभव के निर्देश के रूप में माना जाता है, पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। पृथ्वी से किसी भी वस्तु को जोड़ देते हैं तो उसके विभव को भी यह क्या कर देती है, अपने विभव के बराबर यानी शून्य विभव पर कर देती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी से जोड़ने पर किसी वस्तु को जोड़ देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, साथ में पृथ्वी को हम विभव के निर्देश के रूप में देखते हैं। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, समझेंगे। आज बस इतना ही। अगले दिन कुछ आगे इनके द्वारा कुछ डेरिवेशन, कुछ छोटे मोटे फार्मूले इनको हम बताएंगे, लेकिन आप निश्चित रूप में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के सूत्र और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। ये निश्चित रूप में देखिएगा कि वैद्युत विभव कैसे किस तरफ संचरित होता है। हम इसको भी एक बार चलते चलते ये बता दें कि धन और ऋण आवेश का चलना दो गुणों पर आधारित हो रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर और दूसरा वैद्युत विभव पर। कैसे, अगर ये हम मानते हैं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ये वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, और यहाँ पर हम धन आवेश को रख देते हैं, प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर रख देते हैं, प्लस क्यू आवेश या प्लस क्यू जीरो आवेश इसको रख देते हैं, तो प्लस क्यू जीरो पर वैद्युत क्षेत्र अपने कारण इधर की ओर एक बल लगाता है और उस बल के कारण धन परीक्षण आवेश ऐसे चलता है। यानी धन परीक्षण आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। इसको पीछे चैप्टर से हम पढ़ रहे थे, ऐसा समझ रहे थे।
और अगर ऋण परीक्षण आवेश होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। इस पर बल Q0E लगता है, ये किस दिशा में लगता है? हमेशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए ऋण परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। तो ये तो वैद्युत क्षेत्र के आधार पर हम जान रहे हैं कि धन आवेश या ऋण आवेश कैसे चलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर जान रहे हैं। और आज हम क्या देखें, वैद्युत विभव के आधार पर ये आवेश कैसे चलते हैं। तो धन परीक्षण आवेश कैसे चलता है? ऊंचे से नीचे विभव की ओर। इसमें किधर की ओर जा रहा है? ये इधर जा रहा है। तो हम जान गए कि जब इधर जा रहा है तो इधर का विभव क्या होगा? उच्च होगा। ये उच्च विभव हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? निम्न हो गया, निम्न विभव हो गया। तो जब धन परीक्षण आवेश को जान गए कि ये उच्च विभव से निम्न की ओर जा रहा है, ऋण परीक्षण आवेश उसी में रख देने पर इधर आ रहा है, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है। तो एक छोटे से फिगर से हम इन अपनी दोनों बातों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं कि धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर जाएगा, और ऋण परीक्षण आवेश नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है। तो निश्चित रूप में इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। फिर अब अगले दिन अगला क्लास आपको मिलेगा। धन्यवाद।